भूषण सोनी, यस सर। कहाँ से हैं आप? सर मैं झाबुआ जिले का निवासी हूँ। झाबुआ जिले से हैं। यस सर। झाबुआ जो जिला है ये एमपी के किन अक्षांशों के बीच में है? एमपी में किन अक्षांशों के बीच में है? सॉरी सर, मुझे इस बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं। अच्छा, जैसे झाबुआ इसकी जलवायु कही जाए तो कौन सी होगी जलवायु, जिसका पूरा एक्सप्लेन कर देंगे ऐसे वाली, किसमें क्या कहेंगे आप? सर झाबुआ की जलवायु एक तरह से समान जलवायु कहा जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर न तो अत्यधिक गर्मी होती है न अत्यधिक ठंड होती है तथा वर्षा की मात्रा यहाँ पर अत्यंत अल्प होती है। अच्छा, वर्षा कम होती है यहाँ पर? जी सर, झाबुआ की अगर औसत वर्षा की बात की जाए तो झाबुआ में 80 आप सेंटीमीटर। चाहें तो मार्क्स निकाल सकते हैं। झाबुआ की अगर औसत वर्षा की बात की जाए तो झाबुआ में 80 सेंटीमीटर के आसपास एवरेज वर्षा होती है। 80 सेंटीमीटर? यस। तो झाबुआ में वर्षा होती है किस मानसून से होती है? सर मोस्टली झाबुआ में वर्षा अरब सागर के मानसून, जो मानसून प्रणाली है उससे होती है। अरब सागरी मानसून से होती है। यस। तो ये अरब सागरी मानसून को अरब सागरी क्यों कहा जाता है? सर क्योंकि इसका डेवलपमेंट केरल की साइड होता है, केरल अरेबियन सी के कोस्टल एरिया में पड़ता है, इस कारण से इस प्रणाली को अरब सागरी मानसून प्रणाली कहा जाता है। अच्छा अच्छा, चूंकि केरल के साइड इसका विकास होता है इसलिए। जी सर। अच्छा, ये अरब सागरी मानसून में एमपी में किस रास्ते से प्रवेश करता है, कहाँ से आता है ये? सर ये अरब सागरी मानसून प्रणाली एमपी में महाराष्ट्र गुजरात होकर पश्चिमी रास्ते से। तो महाराष्ट्र हो गया ठीक है? जैसे महाराष्ट्र का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो उसका कोस्टल एरिया है, वहाँ से फिर गुजरात और फिर गुजरात से फिर मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में ये प्रवेश करता है। अच्छा अच्छा, जो अरब सागरी मानसून है, जैसे क्या होता है मानसून आपका एक ही है, वो तो हिंद महासागरी है, और हिंद महासागरी मानसून आगे जाता है तो उसके दो भाग करते हैं, दो भाग होते हैं, एक बंगाली खाड़ी का हो गया, एक अरब सागरी हो गया। तो वैसे ही अरब सागरी मानसून जब आगे जाता है तो क्या ये भी बढ़ता है? सॉरी सर, मुझे इस बारे में मालूम नहीं। अच्छा अच्छा, यानी कि अभी आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा ना, जी सर। पढ़ा तो आपने होगा। अच्छा, ये जो झाबुआ है, झाबुआ की अगर बहुतायत से कहा जाए तो कौन सी मिट्टी वहाँ होती है? सर अगर झाबुआ की मृदा की बात की जाए तो यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी होती है, तो फिर खेती भी उसी मिट्टी के हिसाब से होती होगी। जी सर। झाबुआ में सबसे ज़्यादा खेती किस चीज़ की होती है? सर झाबुआ में वर्तमान में मक्का, सोयाबीन तथा कपास की सबसे ज़्यादा खेती की जा रही है। मक्का, सोयाबीन, कपास। अच्छा, ये जो कपास है और मक्का है, इन दोनों में ज़्यादा क्या बोया जाता है? कपास का क्षेत्र है कि मक्के का क्षेत्र है? सर झाबुआ में सर्वाधिक मक्के का क्षेत्र है, मक्के का। पश्चात सेकंड नंबर पर कपास और फिर सोयाबीन की उगाई की जाती है। अच्छा, मक्का यहाँ पर टॉप में है, अधिक बोते हैं। जी सर। अच्छा, और गेहूँ यहाँ बोते हैं? जी सर, झाबुआ में गेहूं की भी खेती की जाती है, जो शीत ऋतु में गेहूं की फसल उगाई जाती है। जो रबी में होती हुई। जी सर। तो ये जो खरीफ में और रबी की जो फसलें हैं, जो खरीफ में हम अलग बोते हैं और रबी में हम अलग बोते हैं, ये होना चाहिए। तो ऐसा क्यों करते हैं कि खरीफ में अलग फसलें बोते हैं और रबी में अलग फसलें बोते हैं? सर जी, जो फसलें होती हैं इनका एक क्लाइमेटिकल मतलब एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो कुछ फसलें अत्यधिक गर्मी में बोई जा सकती है, कुछ फसलें अत्यधिक मानसून के लिए बोई जा सकती है, तो कुछ फसलें कम तापमान पर भी बोई जा सकती है। इस कारण से इन फसलों को कैटेगराइज किया गया है खरीफ, रबी और जायद फसलों के। हाँ, लेकिन जो फसल हम रबी में बोते हैं उसे चाहें तो खरीफ में बोते हैं हम, जैसे गेहूँ मान लो बोते हैं तो चाहें तो कैसे उसको हम सितंबर में, अक्टूबर में बोते हैं, अगस्त में हम बोते हैं, जुलाई में हम बोते हैं। तो ऐसा क्यों किया कि रबी में ये फसलें बोई जाएंगी? और यह एक शब्द आपने पढ़ा होगा, फसल चक्र, क्या होता है? जी सर। क्या होता है? फसल चक्र फसलों का एक क्रम होता है बुआई करने का किसी भी खेत में। हाँ, उस क्रम के हिसाब से उस खेत में फसलों की बुआई की जाती है। अच्छा, एक जो झाबुआ है, झाबुआ में आपने कहा कृषि बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ तक मुझे पता है झाबुआ नगरीय क्षेत्र नहीं है, वो तो एक आपका वन्य क्षेत्र है, या ऐसे कही जाए ग्रामीण क्षेत्र है। अधिकांश आबादी वहाँ की होगी, नगर की आबादी बहुत ही कम होगी वहाँ पर, है नहीं? तो सबसे ज़्यादा वहाँ खेती होती होगी, तो इतना ज़्यादा व्यक्ति वहाँ खेती में लगा हुआ, उसके बावजूद कृषि उत्पादन में झाबुआ का नाम कहीं आता नहीं है कि वो किसी क्षेत्र में कृषि में एमपी में स्थान रखता हो, किसान द्वितीय तृतीय, ऐसा है क्या? नहीं सर, झाबुआ मक्का की फसल सर्वाधिक झाबुआ में ही उगाई जाती है पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में।
इसके अलावा कपास में भी झाबुआ का टॉप 10 या टॉप 5 में स्थान है पूरे एमपी में। अच्छा, मक्के में झाबुआ एमपी में टॉप में जी सर। प्रथम स्थान पर है। जी सर। और इसके अलावा सर सोयाबीन के उत्पादन में भी झाबुआ में अभी बीते कई वर्षों से लगातार वृद्धि हो रही है। साथ ही कपास को भी झाबुआ में अभी अत्यधिक ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। तो गेहूं की भी फसलों में झाबुआ भी निरंतर प्रयास कर रहा है इसका उत्पादन अत्यधिक करने का। नहीं, अगर ऐसा है कि भाई मक्के के उत्पादन में झाबुआ एमपी में टॉप में है, कपास भी वहाँ अच्छा बता अच्छा वहाँ पर हो रहा है, सोयाबीन में विकास वहाँ पर हो रहा है और अन्य फसलों में विकास वहाँ पर हो रहा है, तो एक बात तो ये भाई एमपी के अच्छे जिलों में नाम होना था, संपन्न जिलों में नाम होता है, संपन्न नाम नहीं आया करते तो होती है अति पिछड़े जिलों में नाम आता है झाबुआ अलीराजपुर का। ये सही है कि नहीं है? तो फिर ऐसा कैसे संभव है जब वहाँ कृषि भी अच्छी होती हो और संपन्न भी ना हो, संभव नहीं। जैसे इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि झाबुआ में जो खेतों का साइज है वो बहुत छोटा छोटा है और जो साइज छोटा होगा, लेकिन स्वाभाविक सी बात है आप ये बोल रहे हैं कि एमपी में इसका कृषि में स्थान है, कहा मक्के में काफ़ी आपने कहा कौन सा प्रथम स्थान है और कपास में अच्छा स्थान है, आपने कहा कोई गेहूं में भी वृद्धि वहाँ पर हो रही है। नहीं, जो इतना कुछ वहाँ पर है तो फिर ये एमपी के अति पिछड़े जिलों में कैसे आएगा? तो इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि झाबुआ में कोई एक बड़ी कृषि मंडी नहीं है जहाँ पर किसानों को मतलब उचित दाम उपलब्ध हो सके। जहाँ जो सबसे बड़ी मंडी झाबुआ के नियरेस्ट है वो इंदौर में स्थित है। तो जो भी कृषक, क्योंकि यहाँ पर खेतों की साइज छोटी है तो इस कारण से जब कृषक इसका इंदौर की मंडी में बेचने जाते हैं तो उन्हें उतना इनकम नहीं हो पाती क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, मंडी का चार्ज वगैरह सब इंक्लूड होता है। तो इस कारण से यहाँ पर जो कृषक है उनकी आय इतनी अधिक बढ़ नहीं पाई है। इसके अलावा सर झाबुआ में जल की बहुत अधिक समस्या है तथा चूँकि यहाँ पर जनजाति लोगों के द्वारा खेती की जाती है, इसके कारण से ये पुरानी ट्रेडिशनल तकनीकों का ही उपयोग करते हैं, जिसके कारण से मक्का का जो उत्पादन है वो उतना अधिक नहीं हो पाता जो होना चाहिए। अच्छा, झाबुआ में जो भूमि है वो कृषि के लिए अनुकूल है? जी सर, अनुकूल भूमि है। अनुकूल है। और आपने जो वर्षा रही है 80 CM का हुआ, 80 पर्याप्त वर्षा होती है, हो सकता है खेती का प्रकार वहाँ चेंज है। आपने कहा मिट्टी भी होना चाहिए, काली मिट्टी है और कृषि के लिए अनुकूल स्थितियाँ भी होंगी, एमपी गवर्नमेंट बहुत ही प्रयास वहाँ पर कर रही है। इसके बाद भी क्या है, झाबुआ अति पिछड़े जिले में है तो वहाँ लोगों के विकास के लिए, झाबुआ की समृद्धि के लिए आप क्या करना चाहेंगे, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट के लिए? सर झाबुआ की, जैसे झाबुआ में सबसे ज़्यादा भीरी जनजाति पाई जाती है तो जो भीरी कल्चर है उसको एक प्रोत्साहन देना चाहिए सरकार के द्वारा। भीरी जनजाति के द्वारा एक बीट आर्ट या फिर जो भील जनजाति के जो दरी बनाने की प्रक्रिया है या जो भील जनजाति के जैकेट्स बनाने की जो शैली है उन्हें सरकार को प्रमोट करना चाहिए तथा देश या विश्व स्तर पर उनका एक सेलिंग तथा मार्केटिंग की जानी चाहिए। इसके अलावा सर झाबुआ में कृषि उत्पाद भी काफ़ी अत्यधिक होते हैं, जैसे टमाटर, झाबुआ के टमाटर काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर अगर एक प्रोसेसिंग जोन बना दिया जाए टमाटर का तो यहाँ के किसानों को इसका प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा तथा इसका उत्पाद भी अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर बढ़ेगा। साथ ही झाबुआ में कड़कनाथ का प्रोडक्शन भी किया जाता है, कड़कनाथ मुर्गा। तो अगर इस कड़कनाथ मुर्गे का यहाँ पर वर्तमान में लाइव स्टॉक के रूप में सेल किया जाता है, अगर इसकी मीट प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पर स्थापित की जाती है तो इस कड़कनाथ मुर्गे की सेलिंग न सिर्फ संपूर्ण देश में अपितु विदेशों में भी की जा सकती है तथा क्योंकि ये हाईली न्यूट्रिशन मुर्गा है तो इस कारण से झाबुआ के इस कड़कनाथ मुर्गे की डिमांड विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा की जाएगी, स्पेशली हेल्थ रिच लोगों। अच्छा, चलिए आपने MCA किया है? जैसे और जो MCA लगा हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन से, सही MCA और जो BE कंप्यूटर से बहुत से होते हैं, BE कंप्यूटर हैं, तो BE कंप्यूटर में और MCA में क्या अंतर है? BE कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो BE कंप्यूटर में मोस्टली प्रोग्रामिंग के एल्गोरिदम्स का कोडिंग पर फोकस रहता है। वहीं MCA कोर्स की बात की जाए तो MCA में एल्गोरिदम्स निर्माण के साथ साथ कोडिंग और तथा प्रोग्राम की जो नेटवर्किंग इस्टेब्लिशमेंट होती है उस पर भी फोकस किया जाता है। अच्छा, ये कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इसमें लगा हुआ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये एप्लीकेशंस से क्या है? एप्लीकेशन से आशय है वो सॉफ्टवेयर से जो एक डेवलपर निर्माण करता है, ये वेब सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं या डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। अच्छा, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे ये कौन लोग होते हैं, मतलब BE कंप्यूटर वाले होते हैं कि MCA वाले होते हैं? सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं वो BE कंप्यूटर भी हो सकते हैं, BE IT, MCA या BCA तथा BSc CS वाले भी हो सकते हैं।
हर वो प्रोफेशनल व्यक्ति जिसने कंप्यूटर का कोर्स किया है, जिससे कंप्यूटर कोडिंग की नॉलेज है, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब हासिल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोडिंग का नॉलेज है। यस सर। ये कोडिंग क्या होती है? सर कोडिंग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने की एक प्रोसेस है। जैसे कंप्यूटर में अगर कोई प्रोग्राम लिखा जाता है तो उस प्रोसेस को कोडिंग कहा जाता है। अच्छा अच्छा, तो ना ये एक बिट्स जैसे होता है, बिट होता है, बाइट होता है, यस सर। तो एक बिट में एक बिट के मतलब बिट के कितने पार्ट होते हैं? सर एक बीट के 2 पार्ट होते हैं, 0 और 1। एक बिट के 2 पार्ट होते हैं, 0 1। यस सर। तो एक बाइट में कितने होते हैं बिट? सर एक बाइट में 8 बीट होते हैं। एक बिट के 2 पार्ट होते हैं, 0 1। एक पार्ट जैसे 0 वाला है, उसे बोलते क्या, उसका नाम क्या होता है? सर ये एक तरह से लॉजिकल बिट्स होती है, जिससे यस 0 मतलब नो तथा वो लोग कोई खास नाम नहीं, कोई टर्म है उसके लिए? सॉरी सर, मैं अभी वर्तमान में से रिकॉल नहीं कर पा रहा अच्छा अच्छा। आपका रोल नंबर क्या है? हूँ। 103549। योग हाँ? योग बताइए इसका। इसका योग 7 कितना? 7। 7। अच्छा, आपका जन्म स्थान आपने दाहोद डाला जी सर। और आप उसी के जस्ट नीचे एक ऑप्शन है जिसमें आपको लिखना है मध्य प्रदेश में आप कब से निवासी हैं। आपने जन्म से लिखा है। सर चूँकि झाबुआ की जो हॉस्पिटल्स है उसमें उस समय इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, जिस कारण से माता पिता को यह उचित लगा कि मेरा जन्म दाहोद में किया जाना चाहिए। तो इसलिए मेरे बर्थ के लिए दाहोद ले गए तथा बर्थ के तुरंत बाद ही हम झाबुआ में शिफ्ट हो गए। अच्छा, मतलब बर्थ के तुरंत बाद ही झाबुआ में शिफ्ट हुआ। चलिए ठीक है। लिनक्स के बारे में जानते हैं आप? लिनक्स एक फ्री ऑपरेटिंग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो C लैंग्वेज पर बनाया गया है। इसी से जुड़ा हुआ एक और जीनोम फाउंडेशन, ठीक है। सॉरी सर, मुझे अभी जानकारी नहीं। अच्छा, अभी आप 0 और 1 की बात कर रहे थे। जी सर। बाइनरी कोड क्या होता है? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, 0 और 1 में मतलब आपको कन्वर्ट करते आता है कि जैसे किसी संख्या को कन्वर्ट करना है 0 और 1 उसमें? ये बताना है सर, मुझे इसके बारे में भी रिकॉल नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अब घबराए ना, Yes, रिलैक्स हो ले, जी सर। और चाहे तो आपके लिए पानी मंगवाया जाए ग्लास। नो सर, थैंक यू। नहीं बिना आपको रखा हुआ चाहे तो आप पी सकते हैं। मेमोरी के बारे में बताइए। सर मेमोरी कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस होते हैं उसे कहा जाता है। मोस्टली कंप्यूटर में रजिस्टर्स तथा रैम और रो मेमोरी का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरीज का भी यूज़ किया जाता है जो हाई डाटा को स्टोर करने के लिए काम आती है। तो एक कैश मेमोरी है, ये क्या है? सर कैश मेमोरी एक इमेजिनरी मेमोरी कही जा सकती है जो किसी भी एड्रेस को स्टोर करने का काम करती है, ताकि उसे अगर सेकेंड टाइम पे एक्सेस करना पड़े तो उसकी एक्सेसिंग स्पीड फास्ट हो। अच्छा, तो सबसे कम एक्सेस समय वाली मेमोरी किसको बोलते हैं? सर इसे कैश मेमोरी नहीं कहा जाता। कैश मेमोरी। चलो ठीक। भूषण जी, आप अपने नाम से रिलेटेड कोई 2 फेमस व्यक्तित्व के बारे में बताएं। जी सर, भूषण कवि जो रीतिकाल के वीर रस से बहुत कविता रचना करते थे, वे काफ़ी फेमस कवि थे। इसके अलावा सर अभय भूषण एक पर्सन जिन्होंने इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा सहयोग दिया। उन्होंने TCP/IP प्रोटोकॉल के निर्माण, साथ ही FTP प्रोटोकॉल और ईमेल प्रोटोकॉल के जो फर्स्ट वर्जन थे उसको निर्माण में सहयोग प्रदान किया। तो ये FTP प्रोटोकॉल क्या होता है? सर FTP प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को कहा जाता है, जिसका यूज़ कंप्यूटर में मतलब इंटरनेट के थ्रू किसी भी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता है। और TCP/IP जो आपने जिक्र किया वो क्या होता है? सर ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल से, इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल की सहायता से कंप्यूटर के एड्रेस को फाइंड आउट किया जाता है तथा मतलब जो भी एड्रेस आपको सर्च करना है उससे रिलेटेड क्वेरीज TCP/IP प्रोटोकॉल के थ्रू सॉल्व होती है। आपने BCA किया हुआ है, MCA किया हुआ है और Yes, sir. बाद में आप PSC की तैयारी कर रहे हैं, जी सर। तो ये टर्म कैसे आया आपकी लाइफ में कि आप PSC की तैयारी कर रहे हैं? BCA और MCA आपने यही सोच के किया होगा कि एक अच्छा बेहतर जॉब ऑप्शन है, तो वहाँ से यहाँ कैसे आया? सर मेरा शुरू से एक कंप्यूटर की तरफ काफ़ी ज़्यादा लगाव था, लेकिन धीरे धीरे मुझे जैसे जैसे मुझे नॉलेज मिलता गया तो मैंने PSC के बारे में भी जानने की कोशिश की, तो मुझे ये फील्ड भी काफ़ी ज़्यादा अप्रोचेबल लगी।
MCA BCA करने की जो मेरा मेन पर्पस था वो ये था कि मैं केवल एक PSC की प्रिपरेशन में ही लगा न रहूँ, मैं अदर जॉब ऑप्शन भी फाइंड आउट करूँ, इसलिए मैंने MCA करना उचित समझा। आपने जॉब भी किया हुआ, तो ये लगभग कितना समय हो गया आपको जॉब करते हुए? सर लगभग अभी मुझे 1 महीना 1 साल हो चुका है। 1 साल 1 1 महीना। Yes. और बेसिक पे की अगर बात की जाए तो कितना पैकेज है आपका? सर वर्तमान में मुझे 8,000 पर मंथ सैलरी मिलती है। पैकेज अगर मैं पूछूं तो सर ये पैकेज वाला मतलब एक तरह से पर मंथ आपने क्या बोला? 8,000। अच्छा, तो आप फुल टाइम काम करते हैं? नो सर अभी मैं हाफ फुल टाइम जॉब नहीं कर Part पा रहा time. हूँ क्योंकि यहाँ मेरी स्टडीज़ भी लगी रहती है। तो आप जो इंदौर में रहते थे और वहाँ पे काम करते थे, तो पार्ट टाइम करते थे या फुल टाइम करते थे? सर उस टाइम मैं फुल टाइम करता था, लेकिन जब कोरोना की सेकेंड वेव आई, लॉकडाउन लगा, तब मैं अपने घर पर आ गया झाबुआ में, और उसके बाद से मैंने अपना फोकस PSC की प्रिपरेशन को और ज़्यादा दिया। इस कारण से मैंने इस जॉब को एक पार्ट टाइम जॉब के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो आप PSC को एक तरह के रोजगार के रूप में देखते हैं या चुनौती भरे काम के रूप में? सर PSC मेरे लिए दोनों भी एक समान है, रोजगार भी है तथा एक चुनौती वाला एक क्षेत्र भी है, क्योंकि PSC में मैं अपनी टेक्निकल नॉलेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता हूँ, अलग अलग डिपार्टमेंट में इन चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ। साथ ही PSC की जॉब एक तरह से मुझे एक परमानेंट रोजगार भी प्रदान करेगी। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि आप अपनी फील्ड का उपयोग कर सकते हैं, यस सर। तो कुछ आपने अपने दिमाग में एक माइंडसेट बना के या एक मैप बना के रखा होगा कि जब मैं किसी पोस्ट में जाऊंगा तो मैं वहाँ पे क्या बदलाव करूँगा। तो एक आध कोई एग्जांपल जो आपके दिमाग में हो कि आप ये करना चाहते हैं। जैसा वर्तमान में भी देखा जाता है, जो गवर्नमेंट के विभाग होते हैं, जो अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ पर अभी भी कागजी कार्रवाई का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं ये चाहूँगा कि जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी ऑफिस में मेरी पदस्थापना हो, वहाँ पर पेपर वर्क का यूज़ ना हो तथा मैक्सिमम डिजिटल फॉर्म में ही इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो, फाइल्स एक्सचेंज हो। अच्छा, तो डिजिटल फॉर्म में किसी ऑफिस को कन्वर्ट करना किसी ऑफिसर के हाथ में होता है या ये गवर्नमेंट की योजनाओं या उनके थ्रू किया जाता है? सर वर्तमान में गवर्नमेंट की ऐसी काफ़ी ज़्यादा योजनाएं चल रही है, लेकिन जो ऑफिस के जो एम्प्लॉय है उन्हें कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में इतना अधिक नॉलेज नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से अभी भी पुराना सिस्टम काम चल रहा है। तो आप अगर कोई बदलाव करेंगे भी तो वो तो कोई काम का रहेगा नहीं, क्योंकि उसमें जो क्लरिकल स्टाफ है वो तो पुराना ही, तो वो तो जानते ही नहीं, तो उनके लिए तो उसका कोई महत्व होगा नहीं। सर मेरी कोशिश यही रहेगी कि क्योंकि मैं भी एक टेक्निकल फील्ड से हूँ, तो मैं यही चाहूँगा कि मेरा स्टाफ जो भी उनकी क्वेरीज हो इस फील्ड से रिलेटेड, जो भी उनकी कंप्यूटर एजुकेशन में जो भी दिक्कत आए, उसे मैं सॉल्व करने की उनकी सहायता। अच्छा, आपने वोकेशनल ट्रेनिंग की हुई? जी सर, मैंने PHP और जावा लैंग्वेज की कोडिंग की ट्रेनिंग की हुई। ये कब वोकेशनल ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा हूँ? चलिए एक तरह से वोकेशनल ट्रेनिंग ही, क्योंकि इसके थ्रू मुझे एक वेबसाइट प्राप्त हुआ है कोडिंग PHP डेवलपर का। ओके, तो ये आपने कब की थी? MCA के बाद? सर मैंने PHP की ट्रेनिंग BCA ग्रेजुएशन के समय की थी, जावा लैंग्वेज की ट्रेनिंग मैंने अपने MCA ग्रेजुएशन के साथ ही की थी 2016 में। अच्छा, PHP और जावा का बार बार नाम आ रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों लैंग्वेज कोडिंग पे ही काम करती हैं, जी, सर। दोनों से हम वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है? सर जावा एक ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वही PHP की बात की जाए तो PHP एक वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट को यूज़ करने में मेनली यूज़ की जाती है। जावा एक ज़्यादा रोबस्ट लैंग्वेज है, उसमें ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है एज कम्पेयर टू PHP। जैसे आपने ओपन सोर्स की बात की, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिनकी जो एक फ्री अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पर, यानी कोई भी आसानी से परचेज कर सकता है, इनके लिए किसी प्राइस को देने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम परचेस करेंगे तो प्राइस तो देना ही पड़ती है। परचेज हम किसको कहते हैं? सर चूंकि ये सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स होते हैं, इसलिए इन्हें परचेज नहीं करना पड़ता है। जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो वो एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसके लिए आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है एक अमाउंट देने के बाद। नहीं, वो इसलिए मैंने कहा क्योंकि आपने कहा कि परचेस करना पड़ता है और उसमें कोई अमाउंट देना नहीं पड़ता। परचेज आई मीन टू से डाउनलोड। ठीक है, ओके। अच्छा, C++ इनमें क्या डिफरेंस है? सर C एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। वही C++ की बात की जाए तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तथा C का एक एडवांस वर्जन है। C में जो कमियां थी उसे दूर करने के लिए C++ लैंग्वेज का इन्वेंशन किया गया। अच्छा, AI आजकल जो बहुत चल रहा है, उसके लिए कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ की जा रही हैं? सर AI के लिए वर्तमान में लिस्प लैंग्वेज यूज़ की जा रही है। लिस्ट। यस। ओके।
अभी एक टर्म आपने सुना होगा रिवर्स इंजीनियरिंग, जी सर। ये क्या होता है? सर रिवर्स इंजीनियरिंग से तात्पर्य किसी एक कंपोनेंट या मशीन की सारे पुर्जों को खोलना तथा वो जिस तरह से वो फंक्शन कर रही है उस मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करके उसकी हुबहू कॉपी क्रिया बनाना। भारत में भी अभी एक घटना हुई है कि मिसाइल पाकिस्तान में छूटी है और भारत को कई रिपोर्टिंग ये बता रही है कि एक डर है कि कहीं पाकिस्तान उस मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग करके हुबहू कॉपी ना बना ले। जी सर। तो क्या पाकिस्तान ने कोई ऐसा काम पहले किया हुआ है? जी सर, अफगानिस्तान समस्या के समय जब अमेरिका अफगानिस्तान पर लगातार बॉम्बिंग करता था तो अमेरिका की एक क्रूज मिसाइल टॉमाहाक गलती से बिना विस्फोट हुए ही पाकिस्तान की सीमा क्षेत्र में प्रवेश कर गई थी। तो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने उस मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसकी हुबहू कॉपी बाबर नाम की क्रूज मिसाइल तैयार की। तो पहली क्रूज मिसाइल बाबर बनाई थी उसने। अच्छा, हाइब्रिड प्रोग्रामिंग ये क्या होती है? सॉरी सर, अभी इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। चलिए, गायन पद्धति में आपने सुना हो कव्वाली गायन। जी सर। कव्वाली गायन के बारे में सुना ना? तो भारतीय संगीत में यदि कहा जाए कि कव्वाली गायन का प्रचलन कब से और किसने मतलब चालू किया था इसको, किस काल से ये चालू हुआ था? भारतीय संदर्भ में बात की जाए तो सर कव्वाली गायन का चयन सूफी संतों के आगमन के साथ साथ ही प्रारंभ हुआ था। इसका अगर प्रणेता की बात की जाए तो निश्चित रूप से निजामुद्दीन औलिया को इसका प्रणेता कहा जा सकता है। निजामुद्दीन औलिया, लेकिन शायद निजामुद्दीन औलिया के पहले भी कहीं कव्वाली गायन का होता है वर्णन। तो सर मुझे फिर इस बारे में जानकारी नहीं। पानीपत के युद्धों के बारे में आपने सुना ही होगा। तो कितने युद्ध हुए थे पानीपत में? पानीपत में 3 युद्ध हुए। 3 युद्ध। तीसरा युद्ध? तीसरा युद्ध सर मराठा एम्पायर तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य 1761 में हुआ। मराठा। और तराइन की? तराइन के 3 युद्ध हुए थे। तीसरा? तीसरा सर इल्तुतमिश और बाबरकरी के सेनापति के मध्य हुआ। चलिए, बलबन की एक नीति आती है रक्त और लौह की नीति, यह क्या थी? सर बलबन की जो रक्त और लौह की नीति थी उसके अनुसार अगर कोई भी उसका विरोधी है तो या तो उससे विवाह कर लो या फिर उसका सर्वनाश कर लो। विवाह कर लो या सर्वनाश कर लो। भूमि मापन की बहुत सी पद्धतियां पहले चालू थी, इसमें एक आती नस्ट प्रणाली, ये क्या थी? सॉरी सर, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं। अखबार देखते हैं आप? जी सर। और ये अखबार में देखा होगा आपने, बंगाल में ऐसा हुई है। जी सर। और ऐसी हिंसा की एक फिल्म भी है, कश्मीर फाइल्स। जी सर। तो जो हिंसा बंगाल में हुई है और जो हिंसा कश्मीर में हुई थी, उन दोनों में क्या अंतर है? सर बंगाल में जो हिंसा हुई है वो एक ही कम्युनिटी के लोगों में आपसी मतभेद के कारण हिंसा हुई। वहीं अगर कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों की विरुद्ध हिंसा हुई थी वो तो अलग अलग कम्युनिटी के मध्य में वैचारिक मतभेद तथा एक कम्युनिटी का अपना डोमिनेट मतलब एक वर्चस्व स्थापित करने के उद्देश्य से की गई। यानी दोनों जो घटनाएं थी उन घटनाओं को हम आपस में संबंधित नहीं कर सकते। जी सर, चूँकि दोनों में हिंसा हुई तथा लोगों की जाने गई थी, अभी बंगाल में जो हिंसा हुई उसमें दोनों ही पक्ष एक ही कम्युनिटी की थी तथा दोनों में ही अपना उस क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करने की लड़ाई के कारण आपस में हिंसा का अंजाम दिया गया। वही अगर कश्मीर की हिंसा की बात की जाए तो इसमें 2 अलग अलग कम्युनिटी थी, जहाँ पर एक कम्युनिटी खुद काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर थी, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, तथा एक कम्युनिटी अपने आप को एक भारत से पाकिस्तान की ओर ज़्यादा ही झुकी हुई थी, जिस कारण से उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ से हटाने के लिए उनके खिलाफ हिंसा की। अखबारों में आपने देखा होगा, न्यूज में आपने देखा होगा, कई बार ऐसा आता है कि ये बंगाल बनेगा नया कश्मीर। तो क्या बंगाल में ऐसी स्थितियाँ हैं कि ये जैसे हालात कश्मीर के वैसे बंगाल में हो जाए? सर ऐसी स्थितियाँ अभी वर्तमान में तो देखने को नहीं मिलती। बंगाल में अभी कई क्षेत्रों में हिंसा की खबरें सुनने में आती है, क्योंकि ये किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके नहीं की जा रही है तथा आपसी मतभेद के कारण ही हिंसा होगी। इस कारण से ये नहीं कहा जा सकता कि बंगाल को नया कश्मीर बना दिया जाए। लेकिन घटनाएं तो बहुत ही घट रही हैं। जी सर। और जो ताज़ा हिंसा है ये भी कहीं ना कहीं है जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस का फेल्यूर है, ये तो आप मानते हैं? निश्चित। और कहीं ना कहीं क्या है, लोक व्यवस्था में कमियां होगी। कई बार देखा होगा आपने कि ये केंद्रीय गवर्नमेंट है, राज्य गवर्नमेंट है, दोनों टकराव होता है। ये केंद्रीय आदेश जाते हैं तो बंगाल की गवर्नमेंट है वो उसका विरोध करती है, या कई बार वहाँ सपोर्ट नहीं करती। कई बार देखो आपने कोरोना टाइम पर वैक्सीन लगाना है तो उसका विरोध किया, राज्य गवर्नमेंट थी उसके विरोध में खड़ी हुई थी।
है नहीं। कई बार ऐसा होता है कि भाई इनकम टैक्स के अधिकारी होंगे जिसको वहाँ जाँच करवाई जाती है, कुछ टाइम भी कहते हैं, कुछ लगा होता है। राज्य गवर्नमेंट का है, केंद्रीय गवर्नमेंट का कहीं कहीं है, किसी आयोग के लिए या किसी जाँच समिति के लिए जो चल जाए जी सर। नहीं। तो साहित्य नाथ इससे ऐसा लग रहा है कि शायद बंगाल में आर्टिकल 356 का प्रयोग कर लिया जाए या करना चाहिए। क्या लगता है आपको, ये आर्टिकल 356 का प्रयोग बंगाल में किया जाना चाहिए या नहीं? सर अगर बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में जो वर्तमान में सत्ता पर शासित पार्टी है तथा जो केंद्र में सत्ता में शासित पार्टी है, दोनों की अलग अलग पार्टी है, जिस कारण से दोनों पार्टियों में एक वैचारिक मतभेद उत्पन्न होता है। तो जिस कारण से एक दल अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अन्य दल के प्रति भेदभावपूर्ण राजनीति करने का आरोप लगाता है। क्योंकि बंगाल में ऐसी कोई एक मेजर इशू देखने को नहीं मिला जिस कारण से संविधान की संवैधानिकता का उल्लंघन माना जाए। अगर राज्यपाल ने ऐसी कोई रिपोर्ट वर्तमान में केंद्र सरकार को या राष्ट्रपति को प्रकाशित करके नहीं दी जिससे लगे कि बंगाल में अब जो सत्ता है वो लोकतांत्रिक तरीकों से नहीं चल रही। इस कारण से अभी राष्ट्रपति शासन बंगाल में लागू करना एक गैर सामुदायिक निर्णय है। मान लो राज्यपाल की रिपोर्ट आती है, तो राज्यपाल तो क्या केंद्र का एजेंट है, और मान लो केंद्रीय गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ 356 लगाया जाए, तो राज्यपाल रिपोर्ट दे भी सकता है। तो राज्यपाल तो केंद्र के द्वारा नियुक्त है ना। मान लो क्या आर्टिकल 356 प्रयोग किया जाता है, तो इसके विरोध में आप क्या बोलना चाहेंगे? तो पक्ष में तो बता दिया मैंने, कोई लोक व्यवस्था खराब है, इसके विरोध में क्या कर देंगे आप, कितना लगाया जाए बड़ा कर? सर चूँकि बंगाल में अभी वर्तमान में ही तो ह्यूज मेजोरिटी से ही सरकार की स्थापना हुई है, जिससे अभी वर्तमान में 1 साल भी नहीं हुआ। इसलिए 1 साल में ही अगर किसी पार्टी को जज करें, किसी सरकार को जज करने के विरोध 356 लाया जाता है, फिर काफ़ी मतलब एक समुदायपूर्ण निर्णय होगा। इसके अलावा वर्तमान में जो बंगाल सरकार है वो निश्चित रूप से प्रशासन को सुचालित करने का कार्य कर रही है तथा समय समय पर कुछ मतभेद राज्यपाल और सरकार के मध्य देखने को मिलते हैं, लेकिन इन मतभेदों के आधार पर ही 356 लाना ये तो निश्चित रूप से समुदायपूर्ण निर्णय नहीं होगा। यानी कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है, आप ये डेमोक्रेसी का सपोर्ट कर रहे हैं। एक और मैंने अखबार में कहीं देखा था, ये कल परसों में आया था कि दिल्ली में जो एनसीडी है उसमें किया जा रहा है इंटीग्रेशन, जो भाग हैं वो तीनों एप्लीकेशन मिला के एक किया जा रहा है। और जो वहाँ सत्ताधारी पार्टी है दिल्ली में आपकी आम आदमी पार्टी, उसका ये बोलना कि इस काम में कोई पॉलिटिकल हित वाला नहीं किया जाता है। आपको लग रहा था कि दिल्ली में तीनों एनसीडी एक किया जा रहा है, कहीं कहीं वहाँ जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किया जा रहा है? नहीं सर, जिस तरह से मेरा मानना है, दिल्ली काफ़ी ह्यूज सिटी है, देश की सबसे अधिक आबादी दिल्ली में निवासित है। ऐसे में दिल्ली का अलग अलग क्षेत्रों में जो एमसीडीज बनी हुई है, उस कारण से लोगों में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि किस एरिया में उन्हें अपना बिल देना या कोई भी अगर फैसिलिटीज दिल्ली नगर निगम से प्राप्त करें तो किस एरिया के नगर निगम को सूचना प्राप्त करें। तो ऐसे में लोगों की भलाई के लिए तथा उन्हें सहूलियत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि दिल्ली की तीनों एमसीडीज का मर्जर किया। एक शब्द आता है प्रौद्योगिकी में, स्टार टोपोलॉजी, ये क्या होती है? सर टोपोलॉजी अरेंजमेंट होता है नेटवर्क में कंप्यूटर को स्थापित करने का। स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर नेटवर्क स्थापित करने के लिए स्टार फॉर्म में कंप्यूटर को अलग अलग नोड्स पर रखा जाता है। काम में क्या होता है? सर टोपोलॉजी नेटवर्क में कंप्यूटर इनने पूछा हुआ है, सर ने पूछा आपसे कि ये स्टार टोपोलॉजी का है, स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क में कंप्यूटर को एक स्टार फॉर्म में रखा जाता है, इसलिए सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जो टोपोलॉजी है कितने प्रकार की होती है? सर टोपोलॉजी मोस्टली 4 प्रकार की होती है: स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। चलिए ठीक है, हमारी शुभकामना आप थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।